हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स की अपनी क्लास में। इससे पिछले क्लास में हमने जो फिजिक्स में पढ़ा था वो था सेलों का संयोजन। और आप जानते हैं कि सेलों के संयोजन को कहते हैं हम बैटरी। अब हमने सेलों का संयोजन में श्रेणी क्रम पढ़ लिया था। अब आपका जो है आज पढ़ेंगे हम समांतर क्रम संयोजन और सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, इस टॉपिक के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है। आज की क्लास में जो आपका है वो है सेलों का समांतर क्रम संयोजन। अब बहुत सामान्य सी बात है कि इसको करें कैसे, चलिए देखते हैं। अब जैसे मैं ये बात कहे कि कुछ सेल ऐसे जुड़े हुए हो, अब बहुत सारे सेल हमने सभी सेलों की जो धन प्लेट है वो किसी एक बिंदु से जोड़ दी। मतलब जितने भी आपके सेल है, यदि उन सभी सेलों की धन प्लेट को किसी एक बिंदु से और ऋण प्लेट को किसी दूसरे बिंदु से जोड़ दे तो ये क्रम कहलाता है आपका समांतर क्रम संयोजन। तो क्या लिखेंगे हम कि प्रत्येक सेल की धन प्लेट को एक बिंदु तथा ऋण प्लेट को दूसरे बिंदु से जोड़ने पर समांतर क्रम संयोजन प्राप्त होता है। संयोजन प्राप्त होता है मतलब आप यदि सेलों को समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो प्रत्येक सेल की धन प्लेट को एक बिंदु से जोड़ दीजिए और ऋण प्लेट को दूसरे बिंदु से, तो आपका समांतर क्रम संयोजन बन जाएगा। अब हमने मान लिया कि आपके पास n सेल है, कितनी सेल, n सेल, और इन n सेल में प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E है और आंतरिक प्रतिरोध R है। ठीक है, विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R, और इनके साथ एक बाह्य प्रतिरोध R जुड़ा है। ठीक, क्या कहा हमने कि माना प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R है तथा ये n सेलें समांतर क्रम में जुड़ी है। तो जो सभी n सेल है किस क्रम में, मान लिया हमने कि n क्रम में, सॉरी n सेल समांतर क्रम में जुड़ी है, तब इनका जो कुल विद्युत वाहक बल होगा, कुल विद्युत वाहक बल, अब आप जानते हैं कि समांतर क्रम में वोल्टेज कभी चेंज नहीं होती और विद्युत वाहक बल भी एक प्रकार की क्या है, आपके वोल्टेज ही है। तो विद्युत वाहक बल जो होगा पूरा बिंदु A और बिंदु B के बीच, तो कितना होगा, वो हो जाएगा आपका E। मतलब भले ही आपके n सेल जुड़ी हुई हो समांतर क्रम में, लेकिन जितना एक सेल का होगा उतना ही n सेल का होगा। ठीक, उसके बाद अब n सेल कैसे क्रम में जुड़ी है,
समांतर क्रम में और एक सेल का प्रतिरोध है R, तो माना समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध और कैसे आंतरिक तुल्य आंतरिक प्रतिरोध R डैश है। तो आपने जो आंतरिक प्रतिरोध मान लिया है तुल्य यानी कि टोटल, वो क्या मान लिया है R डैश। अब आप जानते हैं कि ये श्रेणी क्रम है, तो इसका मतलब जो 1/R डैश होगा वो 1/R प्लस 1/R प्लस डॉट डॉट n पदों तक होगा। कहाँ तक? n पदों तक, क्योंकि n सेल कैसे क्रम में जुड़ी है? समांतर क्रम में। और समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? आप जानते हैं कि 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर कुछ प्रतिरोध आपके समांतर क्रम में जुड़े हैं तो ये उनके तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है। अब चूंकि 1/R के कितने पद है? n पद, तो टोटल जब इन्हें जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? n/R। ठीक है, R डैश आप निकाल लीजिए, R डैश आपके पास जाएगा, इसे उल्टा कर दीजिए जैसे हुआ है, तो R/n। ठीक है, इतनी बात। आपका बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है, तो जो कुल प्रतिरोध होगा, कुल प्रतिरोध आपके पास होगा R डैश प्लस R, और R डैश आपके पास है स्मॉल R/n प्लस R। तो धारा, विद्युत धारा जो I होगी वो होगी कुल विद्युत वाहक बल और बटे कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। तो आपके पास जो कुल विद्युत वाहक बल है वो कितना है? E, और कुल प्रतिरोध कितना है? R/n प्लस कैपिटल R। इसका आप एलसीएम ले लीजिए तो ये बन जाएगा E/n। एलसीएम तो ये बनेगा आपके पास स्मॉल r और n की मल्टीप्लाई इसमें, तो स्मॉल n r, ये n ऊपर, तो ये बन जाएगा n E अपॉन स्मॉल r प्लस n r। ठीक है, यानी कि यहाँ से आप कह सकते हैं कि I बराबर n E अपॉन स्मॉल r प्लस n r। ये आपके पास समांतर क्रम के लिए कुल धारा का फॉर्मूला हो जिसमें n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हो, सॉरी n सेल समांतर क्रम में जुड़े हो। अब यदि इसमें आपका जो बाह्य प्रतिरोध है R वो अधिक हो, सॉरी कम हो जाए, किसकी अपेक्षा? R की, मतलब ये NR पद हो, तो आपका जो R प्लस NR होगा लगभग किसके बराबर होगा? सॉरी, ये R अधिक है इसमें स्मॉल r, तो ये पद हट जाएगा, मतलब R के बराबर होगा। तो I बराबर तब क्या रह जाएगा? n E अपॉन इस पूरे पद की जगह कौन है? स्मॉल r, तो हम कह सकते हैं कि n इंटू E अपॉन R। यह आपकी कुल धारा है, और ये जो आपकी E अपॉन R है ये एक सेल से प्राप्त धारा है। मतलब जो I कुल है वो n गुना होगी एक सेल से प्राप्त धारा। ठीक है, तो यहां से कह सकते हैं कि यदि हमें धारा लाभ चाहिए, मतलब अधिकतम धारा चाहिए, तो अधिकतम धारा के लिए बाह्य प्रतिरोध का मान कम होना चाहिए आंतरिक प्रतिरोध से, तब हम सेलों को समांतर क्रम में जोड़कर अधिकतम धारा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे कि यदि स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल स्मॉल r वेरी वेरी ग्रेटर देन टू कैपिटल R हो, तब सेलों को
समांतर क्रम में जोड़कर अधिकतम धारा लाभ या अधिकतम धारा प्राप्त की जा सकती है। ठीक है बात। तो बस ये आपके 2 पॉइंट महत्वपूर्ण है इसमें कि यदि आंतरिक प्रतिरोध का मान, इसका आंतरिक प्रतिरोध का मान अगर ज़्यादा है बाह्य प्रतिरोध से, आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा है बाह्य प्रतिरोध, तो क्या होगा, आपको जो सेल है वो जोड़ने होंगे समांतर क्रम में। ठीक, मतलब ये कब होगा, जब आर की वैल्यू ज़्यादा होगी कैपिटल आर से, तो अधिकतम धारा के लिए समांतर क्रम में जोड़ना होगा। और यदि स्मॉल आर की वैल्यू बहुत कम होगी कैपिटल आर से, तब आपको अधिकतम धारा के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ना है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर इससे नया टॉपिक देखते हैं। चलिए, अब आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इससे संबंधित ही अभी देखते हैं। अब अभी हमने यहाँ जो सभी सेल ली है वो कैसी ली है, जिनका विद्युत वाहक बल सबका समान है और आंतरिक प्रतिरोध भी समान है। यदि आपका जो पहला आर्टिकल था वो कंप्लीट हो चुका है, अब एक सूत्र बताऊंगा मैं आपको, उससे आपके न्यूमेरिकल 2-3 साल हो गए, उसमें से जरूर हर साल एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब यदि इस सेल का विद्युत वाहक बल E1 और आंतरिक प्रतिरोध R1 है, इसका E2 R2, इसका EN RN, मतलब सभी सेल जो समांतर क्रम में जुड़े हैं, यदि उनका विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध भिन्न भिन्न हो, तब क्या होगा, तो तब धारा जो होगी, धारा I बराबर, आपको याद रखना है E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R1 प्लस डॉट डॉट EN अपॉन RN, और बटे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डॉट डॉट 1 अपॉन RN। ये बस आपको फॉर्मूला याद रखना है कि यदि समांतर क्रम में जो सेल जुड़े हुए हैं उन सबका विद्युत वाहक बल भिन्न हो और आंतरिक प्रतिरोध भी भिन्न भिन्न हो, तब क्या होगा। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन कर देंगे। मान लिया ये कुछ प्रतिरोध जुड़े हैं, इस तरह, यह एक परिपथ है और इस परिपथ में बिंदु A और बिंदु B, ये 2 बिंदु दिए हुए हैं और इन दोनों बिंदुओं के बीच आपको विभवांतर ज्ञात करना है। ठीक है, इनकी वैल्यू दे रखी है आपको, ये भी 1 ओम, 1 ओम और 1 ओम, इसकी वैल्यू 3 वोल्ट, 2 वोल्ट और 1 वोल्ट। ठीक है, मतलब यदि आपको कुछ ऐसा सर्किट दिख जाए जैसा आपको दिया है और बिंदु VAB, मतलब इस बिंदु और इस बिंदु के बीच आपको विभवांतर पूछ ले, तो आप कैसे करना होगा। अब सुनिए ध्यान से, यहां पर बिंदु A व B के बीच जो विभवांतर VAB होगा, अब चूंकि कोई बाह्य परिपथ है नहीं है, तो इसका मतलब VAB जो होगा वो VAB के बराबर होगा।
किसके बराबर होगा, वी ए बी के बराबर होगा। ठीक है, ये सॉरी धारा का जो फॉर्मूला लिखा है गलत, ये आपका कुल विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, कुल विद्युत वाहक बल का। अक्षमा चाहूंगा इसके लिए, विद्युत वाहक बल। तो कुल विद्युत वाहक बल निकालना हो तो इस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो अब आप इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, क्योंकि आपके पास कितने सर्किट है, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 और बटे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो इन्हें कुछ देर के लिए हम प्रतिरोध मान सकते हैं। चलिए कैपिटल आर यहाँ पर कर लिए, चाहे आंतरिक कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सेल के साथ जुड़े होंगे उन्हें आंतरिक भी कह सकते हैं आप। चलिए अब यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो इस क्वेश्चन में आपको जो वैल्यू दे रखी है वो आप लिख लीजिए कि क्वेश्चन में आपके पास R1 R2 और R3 इन तीनों की वैल्यू है 1 ओम, और जो सेलों का विद्युत वाहक बल है वो कितना है, E1 3 वोल्ट है, E2 2 वोल्ट है, और आपका जो E3 है वो 1 वोल्ट है। तो आपको बस वैल्यू यहाँ पर रखनी है, मतलब ई ए बी, जिसे हम वी ए बी कह सकते हैं। अच्छा अब E1 कितना है 3, इसकी वैल्यू 1 प्लस इसकी वैल्यू कितनी 2 1, और इसकी कितनी 1/1। ठीक है ना। चलिए अब क्या होगा, नीचे 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, क्योंकि R1 भी 1 1 और 1 है। तो कितनी वैल्यू बन गई है, अब 1 से भाग दे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, 3 प्लस 2 प्लस 1 और नीचे 1 प्लस 1 प्लस 1। देखिए क्वेश्चन, ये ध्यान रखिए आपका ये क्वेश्चन भी 2024 यूपी बोर्ड में आया हुआ है, और सेम ऐसा ही क्वेश्चन करेंगे जो आपका यूपी बोर्ड 2019 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, कुछ ऐसा क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर लगा हुआ है, एक सेल है, सेल के साथ आंतरिक प्रतिरोध है, एक सेल और है और इसका आंतरिक प्रतिरोध है। इस सेल का जो विद्युत वाहक बल E1 है वो आपको 18 वोल्ट दिया हुआ है। आंतरिक प्रतिरोध जो R1 है वो 2 वोल्ट दिया हुआ है। इस सेल का विद्युत वाहक बल जो E2 है वो 12 वोल्ट है, और आंतरिक प्रतिरोध R2 1 ओम है। इस क्वेश्चन में भी आपको जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है, इस वोल्ट मीटर का यानी कि वोल्ट मीटर का पाठ्यांक ज्ञात करना है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, ये 2019 में आया हुआ है। चलिए अब इसी तरह करेंगे इसे भी। अब देखिए आपके पास जो E1 है वो है 18 वोल्ट, R1 है 2 ओम, E2 है 12 वोल्ट और R2 है 1 ओम। अब आपके पास जो इस वोल्ट मीटर का पाठ्यांक होगा, मतलब V की वैल्यू होगी वो E टोटल के बराबर होगी, मतलब इन दो बिंदुओं के बीच जो कुल विद्युत वाहक बल होगा वो इस वोल्ट मीटर का पाठ्यांक होगा। तो V का मतलब E के बराबर, और E का मतलब क्या है, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 और बटे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो कैसे करेंगे आगे, E1 आपका कितना है 18,
R1 आपके पास है 2, ये आपके पास 12 और ये 1, ठीक है। नीचे 1/2 R1 की वैल्यू 2 हो और 1/1, ये कट चुका है 6 प्लस, सॉरी 6 का 2 से 18 को काटेंगे 9 प्लस 1 से 12 को काटेंगे 12 बटे 2 से भाग दें कितना 0.5 और ये 1 से 1 को भाग देंगे 1, 12 और 9 कितना होगा 21 और ये 1 और 0.5 1.5, आप पॉइंट रहोगे ऊपर 0, मतलब 210/15 बना है। आप 15 से इसे डिवाइड कर लीजिए, 5 से काटोगे तो कितना 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, 5 चौक 20 5 दूनी 10 और 5 के 15, 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, तो जो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक है वो 14 वोल्ट। तो आपके यूपी बोर्ड में इससे संबंधित कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। जैसे अभी हमने बताया था कि ये तीनों ही क्वेश्चन 2024 में थे और एक सेट में बिल्कुल इनसे संबंधित एक न्यूमेरिकल में था। ये 2019 का आया क्वेश्चन और इससे संबंधित बहुत क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन आपके अगर अच्छे समझ में आए हो, आपको अच्छे लगे हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को दूसरे बच्चों को शेयर भी कर दें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। यदि आप सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए इसी तरह वीडियो लाता रहूँगा, जिससे आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा हो और आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ जाए। चलिए तो फिर मिलते हैं।